Hello everyone, welcome to Arts of Life Coaching Training Education. This is हर्षदा भरने, स्टडिंग इन क्लास 10th स्टेट बोर्ड. आज मैं आपको ग्रेविटेशन लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझाने वाली हूँ. तो सबसे पहले कि ग्रेविटेशन होता क्या है. सो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन. मतलब पर उससे पहले समझ लो फोर्स क्या होता है. फोर्स मतलब द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेट इट इन अ फिजिकल मूवमेंट. सपोज एक टेबल है, अगर मैं उसको पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ तो उसकी फिजिकल मूवमेंट होगी, यानी कि वो हिलेगा. तो वो क्यों हिल रहा है? क्योंकि मैंने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया, तो उसका ही मीनिंग होता है फोर्स. तो इस यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके मासेस यानी कि उनके वजन की वजह से, उसको हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. उसके बाद ग्रेविटी. तो ग्रेविटी मतलब क्या होता है? इफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी बोलेंगे. मतलब इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है, पर किसके बीच में? अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी. अभी बहुत सारे लोग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी को सिमिलर समझते हैं या सेम समझते हैं, बट उसमें मेन डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशन में यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. पर ग्रेविटी यानी अर्थ और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स रहता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी. सपोज समझो अर्थ और हमारे बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटी. हाँ, नहीं, ग्रेविटी है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ आ गया. सपोज अर्थ और मून है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? नहीं, ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ आ गई. पर अगर मैं कहूँ कि सन और मार्स, इनके बीच में कौन सा फोर्स है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ नहीं है. उसके बाद न्यूटन, आपने नाम सुना ही होगा, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ही ग्रेविटेशन की खोज की. तो उन्होंने एक लॉ हमें बताया है जिसका नाम है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो क्या कहता है कि अगर सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, तो जैसे मैंने कहा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है, सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में पहला फोर्स F1 और इसके बीच में दूसरा फोर्स F2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम d या तो फिर r से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये कहता है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हैव सम, उनके बीच में कुछ फोर्स होता है, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब क्या कहता है कि जो फोर्स है इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन आपको पता होगा. तो ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब m1 इंटू m2, इससे ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास यानी कि वजन भी बढ़ेगा. पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी क्या? कि अगर फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम होगा, या डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स कम होगा. तो इन दो इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये एक है. पर अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है और वहाँ पर इक्वल टू लाना है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट की ज़रूरत रहती है. तो अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और वहाँ पर इक्वल टू लाना है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम डिनोट करते हैं g से. फिर उसके बाद m1 इंटू m2 डी स्क्वायर. क्योंकि इससे और इस फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, वहाँ पे इक्वल टू लाना है, तो वहाँ पे कांस्टेंट आएगा. और इस कांस्टेंट को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
जिसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट है, ये मास वजन सबका अलग है, सभी ऑब्जेक्ट का वजन अलग है, तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस वो अलग है, सबके बीच में डिस्टेंस अलग रहता है, वो भी चेंज हो सकता है, पर फोर्स भी चेंज हो सकता है। पर ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है ये। अब आप बोलोगे कि ये जो इसका एसआई यूनिट है ये कहाँ से आया, तो देखो अभी जैसे मैंने आपको ये फोर्स का जो है ये फॉर्मूला बताया, तो हम इस फोर्स के फॉर्मूले से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये जी है, इस जी को मैं एज यूजुअल ऐसे ही रखूँगी, और ये एफ इस साइड है, ये डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये इस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये न्यूमरेटर में है, ये इस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट ये कैसे आया, फोर्स का ऐसा यूनिट रहता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है मीटर, पर डिस्टेंस स्क्वायर में है इसलिए मीटर स्क्वायर, अपॉन मास वजन हम किस में गिनते हैं केजी, तो ये केजी इंटू केजी, तो केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर, तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन इट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, पर उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, उस पर बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस पर बस ग्रेविटेशनल फोर्स का ही प्रभाव है और कोई फोर्स नहीं। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझ पर बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या, अभी नहीं, मुझ में एटमॉस्फेरिक फोर्स और कई तरह के फोर्स लग रहे हैं। पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिर रहा है पर उसके ऊपर बस ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। अभी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी समझ लो जो नीचे गिर रही है, तो हम इसको बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या तो फिर बॉडी। मतलब इफ मतलब द फ्रीली फॉलिंग बॉडी और ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि वो बस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही नीचे गिरेगी, उस पर और कोई भी फोर्स जो है एक्ट नहीं करेगा। तो एक ट्रू फ्री फॉल यानी कि सचमुच का फ्री फॉल कहाँ होता है, कोई बता सकता है? वैक्यूम। वैक्यूम में क्यों होता है? क्योंकि हाँ, वैक्यूम में बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब समझ लो खाली डब्बा, एम्प्टी बॉक्स, क्योंकि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ पे एयर है, तो इसलिए मुझ पे एटमॉस्फेरिक ग्रेविटेशनल फोर्स सभी फोर्स लग रहे हैं। पर वैक्यूम में अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है किसी भी हाइट से, तो उस पर ना हवा होती है ना कुछ होता है, तो इसलिए उसमें बस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो एक ट्रू फ्री फॉल बस वैक्यूम में ही होता है और वो इंडिपेंडेंट रहता है उसके मासेस पे। बड़ा मास है तो उसके हिसाब से उसका टाइम नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, या कम मास है, कम वजन है तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो उसके हिसाब से ही वो होता है। तो उसके बाद और एक पॉइंट, न्यूटन ने तीन क्या बोलते हैं फॉर्मूलेज दिए हैं जो 9th में है, जो कि V=U+18 और ऐसे है 3। तो इसमें जो A है, इस A का मीनिंग होता है एक्सीलरेशन। तो जो A है वो ग्रेविटेशन में किसके इक्वल होता है? G, यानी कि ग्रेविटी के इक्वल होता है। तो जो भी फॉर्मूले है ये 3, उनमें A के जगह क्या लगता है? GT, और जनरली इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू जनरली 0 रहती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद साइन कन्वेंशन, तो ये सिंपल है कि ये जो मैंने आपको G बताया ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G, ये स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एग्जर्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होता है वो रहती है पॉजिटिव, और जो सेंटर ऑफ द अर्थ के अगेंस्ट यानी कौन से साइड, ऊपर अपर साइड, वो रहती है निगेटिव।
मतलब सपोज मैंने अगर ऊपर एक बॉल फेंका तो वो कौन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी? निगेटिव। सो इस ग्रेविटेशन टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, फिर न्यूटन ने जो हमें लॉ बताया है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, और उसके बाद फ्री फॉल या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या तो फिर बॉडी क्या होती है। सो थैंक यू।